पिछले कुछ दिनों से गांव में रहने के कारण पाटिल साहब अब घर जा रहे थे। अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता के कारण वे बहुत ही खुश थे। उनके साथ इस बार दत्तू नाम का 20 साल का एक युवक भी था। दत्तू का पाटिल साहब के साथ कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वो अनाथ था और अपने गांव के सबसे बड़े आदमी होने के कारण पाटिल साहब ने दत्तू को नौकरी पर रखने की जिम्मेदारी ली थी। पाटिल साहब बहुत ही अमीर इंसान थे। मुंबई में खुद के 3 घर, 2 दुकानें और मछली पकड़ने वाली एक नाव होने से उन्हें काफ़ी इज्जत और रुतबा मिलता था। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा राजेश, मंझला बेटा सुरेश और बेटी रेखा। उनकी पत्नी का नाम राधा था। राजेश को पाटिल साहब के मछली के कारोबार में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो एक सरकारी नौकरी करता था। उसका छोटा भाई सुरेश कॉलेज में, तो रेखा इस साल 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पाटिल साहब को अपने बच्चों पर काफ़ी गर्व था और अपनी बेटी रेखा से वे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पूरे 1 महीने बाद लौट रहे अपने पिताजी को देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश थे। उनके साथ खड़े दत्तू को देखकर पाटिल साहब की पत्नी राधा को बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ। अपने गांव वालों को मदद करना और शहर लाकर उन्हें नौकरी पर रखने की पाटिल साहब की हमेशा से आदत रही थी। सब ने मिलकर पाटिल साहब और दत्तू का स्वागत किया। अगले दिन से दत्तू पाटिल साहब के साथ उनकी नाव पर काम करने लगा। अपनी लगन और मेहनत से वो जल्द ही काम सीख गया। घर का माहौल वैसे तो बहुत ही अच्छा था, परंतु राधा को दत्तू और अपने पति की बढ़ती नज़दीकी से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी। हर वो बाप जिसका कोई बड़ा या छोटा कारोबार हो, उसे यही उम्मीद होती है कि उसका बेटा उस कारोबार को आगे बढ़ाए। इसी प्रकार अपने बेटे राजेश से पाटिल साहब को यही उम्मीद थी, परंतु राजेश की रुचि सरकारी नौकरी में होने के कारण आए दिन बाप बेटे में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती थी। इसी अनबन और दत्तू के बढ़ते प्रभाव के कारण राधा के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे और वास्तव में जो हो रहा था उसके विपरीत उसने अपने ही मन में ये बात बिठा ली थी कि दत्तू आगे चलकर उसके सारे बच्चों का अधिकार छीन लेगा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। दत्तू एक बहुत ही मेहनती लड़का था। कुछ दिनों बाद काम करते करते पाटिल साहब के पैरों में चोट लग गई और डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीनों के लिए आराम करने की सलाह दी। अब वे अपनी नाव पर नहीं जा सकते थे। सुरेश और रेखा की परीक्षा का समय भी निकट आ रहा था और राजेश को मछली के कारोबार से नफरत थी। ये जानकर पाटिल साहब ने अपनी नाव का सारा कारोबार
दत्तू के हाथ में सौंप दिया और अपने ठीक होने तक उसे वो कारोबार संभालने की सलाह दी। ये बात राधा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसने आज तक अपने पति के किसी भी निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया था और वह इस बार भी कुछ बोल नहीं पाई। अपनी मेहनत और लगन से दत्तू ने अगले 2 महीनों तक न सिर्फ कारोबार को संभाला बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। इन सारी बातों से अब राधा को अधिक जलन होने लगी। उसने दत्तू को घर से बाहर निकालने की तरकीब निकाली और उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे आरोप से दत्तू रोने लगा और पाटिल साहब से कहने लगा, काका, आप खुद हिसाब देख लीजिए। यदि इसमें जरा सी भी गड़बड़ निकली तो मैं खुद आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। पाटिल साहब ने सारे खाते और हिसाब पर नजर डाली तो उसमें सब कुछ सही जान पड़ा और कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई। उन्होंने खुद दत्तू से माफी मांगी और सबके सामने अपनी पत्नी पर चिल्ला दिया और कहा, खबरदार, अगर बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाया तो। इस बात से राधा के मन में दत्तू के लिए और भी नफरत पैदा हो गई। अपने ऊपर लगे उस आरोप से दत्तू को बहुत बुरा लग गया था। उसने अपना सामान बांधा और घर से जाने निकला, परंतु पाटिल साहब ने उसे ना जाने की विनती की तो वो रुक गया। अपने ऊपर किए गए उपकारों के कारण दत्तू पाटिल साहब की बात को टाल नहीं सकता था। कुछ दिन और बीत गए और दोबारा सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन राधा के मन में जल रही उस चिंगारी ने अब आग पकड़ ली थी। उसे ना केवल दत्तू को घर से निकालना था, बल्कि अब अपने अपमान का बदला लेकर उसे जलील भी करना था। राधा ने बिल्कुल सोच समझकर एक योजना बनाई और अब वो बस घात लगाकर इंतजार कर रही थी सही मौके का। अपने स्कूल की प्रीलिम परीक्षा खत्म करके अब पाटिल साहब की बेटी रेखा को 1 महीने की छुट्टी मिल गई थी, तो वो घर में ही अपनी पढ़ाई करती थी। अपने तीनों बच्चों में पाटिल साहब अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। राधा ये बात जानती थी और उसे ये भी पता था कि अगर अपनी बेटी पर कोई भी मुसीबत आई तो पाटिल साहब किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। शाम का वक्त था। सुरेश अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था और राजेश अपने दफ्तर। दत्तू अब तक काम से लौटा नहीं था। शराब की आदत होने के कारण पाटिल साहब बैठकर शराब के मजे ले रहे थे। घर में उनके अलावा सिर्फ उनकी पत्नी और बेटी ही थे। जैसे ही रेखा अपनी सहेली से मिलने हेतु घर से बाहर निकली, राधा ने अपना दांव साधा और पाटिल साहब से जाकर कह दिया कि दत्तू उनकी बेटी रेखा पर बुरी नजर रखता है और उसे गंदे गंदे इशारे भी करता है। ये सुनकर पाटिल साहब आग बबूला हो गए। शराब के नशे में होने के कारण उनके दिमाग को सही और गलत का होश नहीं रहा था। उनके मन में जहर भर गया और जैसा राधा चाहती थी वैसा ही हुआ। कुछ जांच पड़ताल या पूछताछ करने से पहले ही दत्तू घर में आ गया। उसके अंदर आते ही
पाटिल साहब ने उठकर उसे जोरदार झापड़ लगाया और कहा, हरामखोर, मैंने तुझे गांव से इसलिए नहीं लाया कि तू मेरी ही बेटी पर बुरी नजर डाल सके। और एक जोरदार चांटा दत्तू के गाल पर मार दिया। दत्तू जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए राधा ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। दत्तू लगातार पाटिल साहब के पैर पकड़कर विनती कर रहा था, काका, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाटिल साहब पर नशा हावी हो चुका था। उन्होंने दत्तू को लातों से खूब मारा और घसीटकर मुर्गियों वाले कमरे में बंद कर दिया। अपना ऐसा अपमान दत्तू सहन नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ भी समझ आए उससे पहले ही ये सारी घटना हो चुकी थी। वो मुर्गियों के पास ही पड़े पड़े रोने लगा। तभी उसकी नजर पास ही पड़े हुए चूहे मारने वाले जहर की शीशी पर गई। अपने अपमान के बोझ तले दत्तू दब चुका था। उसने जहर की बोतल उठाई और पूरी की पूरी खाली कर दी। जहर पीते ही दत्तू के गले में जलन होने लगी और उसने वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। दत्तू की मौत के बाद क्या हुआ, ये हम जानेंगे इसी कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।